अजीज दोस्तों, भारत के इलेक्शन जारी व सारी हैं। पार्ट 2 भी हो चुका है। मुख्तलिफ लोग इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे हैं और वोट भी जहाँ जहाँ हुए वहाँ पे डाले गए। हमारे राहुल द्रविड़ भी वोट डालने के लिए आम आदमी की तरह खड़े थे लाइन में। किसी को लग ही नहीं रहा था कि दुनिया के रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इंडियन क्रिकेट टीम के ये चीफ कोच हैं और आम आदमी की तरह खड़े हो के उन्होंने वोट डाला। कांग्रेस उसको ये कि उन्होंने लिखा था राहुल द्रविड़ ने कि मैंने प्रॉस्पेरिटी के लिए, भाईबंदी के लिए ये वो वोट डाला है। कांग्रेस उसको लगा रही है कि ये राहुल द्रविड़ ने कांग्रेस को वोट डाला, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको, मैं आम इंडियन को कह रहा हूँ, जितने भी हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी कांग्रेस जिससे आपका ताल्लुक है, अगर आपको एक अच्छे आदमी को सिलेक्ट करना हो, एक अच्छे राहुल को सिलेक्ट करना हो, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? राहुल गांधी को कि राहुल द्रविड़ को? राहुल द्रविड़ एक संस्कारी इंडियन आदमी है। राहुल गांधी की तो आजकल हम जो लैंग्वेज देख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ये कोई लुच्चा लफंगा बातें कर रहा है। और जिस तरह से ये लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं, इससे लग रहा है कि कांग्रेस है ना, वो हार चुकी है ऑलरेडी और अपनी इस हार से वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। अजीज दोस्तों, वोट ज़रूर डालिए जितना ज़्यादा, क्योंकि अभी तक जो 2 पॉइंट हुए हैं उसमें 70% से नीचे वोटर टर्नआउट रहा है। बहुत ज़रूरी है कि वोटर टर्नआउट को बढ़ाया जाए। एक गुंडा था, दाढ़ी बनवाने के लिए वो एक नाई के पास गया और बोला कि मेरे बाल दाढ़ी सब सही कर दो, लेकिन याद रखना अगर एक खरोंच भी लग गई तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो डर गया। शहर के सभी नाइयों ने उसे मना कर दिया। फिर वो चलते चलते गांव में पहुंचा। एक नया लड़का था, उससे बोला। उस लड़के ने अच्छे से उसकी खूब दाढ़ी बनाई, बाल सही किए। खुश होकर के गुंडे ने उसको 1000 रुपए इनाम में दिया और बोला क्या तुम्हें डर नहीं लगा? बोला डर कैसा, पहल तो मेरे ही हाथ में थी। वो बोला मतलब? लड़के ने बोला कि अगर आपको जरा सी भी खरोंच लगती तो उस तरह मेरे ही हाथ में था, गर्दन उड़ा देता। डर के मारे गुंडा लथपथ हो गया। याद रखिए कि डर के आगे ही जीत है। देश में राम मंदिर, 370, ना जाने कितने ऐसे मुद्दे थे। सरकारें फैसला लेने में डरती थीं, फिर एक आदमी उस तरह लेकर आया और सब कुछ हल हो गया। अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हल करने हैं। आप चाहते हैं कि ये मुद्दे हल हों तो आपको इस उस तरह पर धार लगानी है और 2024 का चुनाव आपके वोट वही धार का काम करेंगे। इस पे अमेरिका, जाहिर है अमेरिका इंटरनेशनल बदमाश है, हर मामले में उसने बोलना होता है। अमेरिका ने कहा है कि गर्मियों के महीने में आपने क्यों वोट डालना का रखा और क्या ज़रूरत है। और उस पर जयशंकर जी ने कहा कि हमारा लोएस्ट टर्नओवर है ना, वो आपके हाईएस्ट टर्नओवर से ज़्यादा है। Yes, I get a lot of these noises from the Western press. And if they criticize our democracy, it's not because they lack information. It is because they think they are also political players in our election. That is the reason. You know, I read an article today where some Western media said, you know, it is so hot in India. Why are they holding elections at this time? Now, I read that article and I wanted to say, listen, in that heat, my lowest turnout is higher than your highest turnout in the best weather. And you think I've got a problem. That, you know, these are games which are being played with us. These are politics. These are our domestic politics, which is going global politics, which feels they must now intrude in India. You know, how can these chaps decide who should be ruling them without, you know, consulting us? You know? So they actually think they're part of our electorate. So I think it's time today that we disabuse them. And the best way that we do that, as I said, is by confidence. It is by confidence, it is by standing up
to these kinds of attacks and criticisms and rankings and reports, because they will question everything. They will question your election system, your EVM, your election commission, as I said, even the weather, And one complaint is, actually, just imagine BJP it's so unfair. BJP thinks it's going to win very big, I mean, in a kind of way, today we are at a very important inflection point. The decisions we will be making are not just the decisions for the next 5 years. I think it will be giving our nation, our society, our coming generations a very, very big, this to me is a vote of confidence. It is the guarantee. The guarantee is an expression of confidence. It is an expression of confidence based on what we have delivered for the last 10 years. The manner in which we are regarded across the world in the last 10 years. The manner in which we are today preparing for the next 25 years. And this is really the mindset with which we need to approach the world. हर मामले में मामा बनने की कोशिश मत करो। अजीज दोस्तों, इस इलेक्शन में सिचुएशन ये है कि कांग्रेस के पास इस वक्त सबसे बड़ा जो पॉइंट जो उन्होंने अपना कैंपेन चलाने के लिए पत्ता फेंका है वो ध्रुव राठी है। यही ध्रुव राठी जब शुरू में यूट्यूबर बना तो कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहा था और सच बोल रहा था। उस वक्त वो कह रहा था कि कांग्रेस से ज़्यादा करप्ट पार्टी कोई नहीं है, कांग्रेस सारी करप्शन करती है। कांग्रेस ने फिर पत्ता फेंका, पैसा फेंका और ध्रुव राठी वेट करता रहा कि बीजेपी कब मेरी कीमत लगाती है, लेकिन बीजेपी ने लेट कर दिया और नतीजा ये निकला कि वो चला गया कांग्रेस के कैंप में। ध्रुव राठी एक अपॉर्चुनिस्ट है और वो मसला ये है कि ही इज़ ए गुड स्पीकर, लेकिन ही स्पीक्स नेगेटिव, आई मीन फेक बातें करता है। और ये फेक बातों से है ना, आप कितना भी अच्छे स्पीकर हों, आप झूठी बातें फैला के, झूठे पॉइंट ऑफ व्यू दे के आप देश की तो कम से कम खिदमत नहीं कर रहे हैं। हाँ, अपनी खिदमत कर रहे हैं, माल खूब बना रहे हैं, तो इसको ठीक है, आपका टाइम आया है, आप बनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में पछतावा होगा। यू विल रिग्रेट इट, ध्रुव राठी। अजीज़ दोस्तों, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस वक्त पूरी तरह से एग्रेसिव है और वो भारत आज नहीं है। आज अमेरिका, यूरोप भारत को एक बात करता है, भारत इसके 10 जवाब देता है और करेक्ट जवाब देता है। अब एक मिसाल है कि जब आपको याद होगा कि रशिया का तेल भारत खरीदता था, नई रशिया पे पाबंदी लगी थी यूक्रेन वार पे, तो उस वक्त भारत के ऊपर कितने इतराज़ात होते थे। तो हमारे यही जयशंकर जी कहते थे कि भाई साहब, पहले यूरोप को तो देखो, यूरोप कितना तेल और गैस खरीद रहा है रशिया से। जितना हम साल भर में रशिया से खरीदते हैं, यूरोप 1 महीने में इतना खरीदता है। और हमारे फैसले हमारी अपनी पब्लिक के इंटरेस्ट में होते हैं, तुम लोगों को ऊपर नहीं होते। तुम लोग ये क्यों समझते हो कि यूरोप का मसला पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया के जो मसले हैं उससे यूरोप का कोई ताल्लुक नहीं। तो अब इस पॉलिटिक्स और इस सोच से बदलना होगा। ये उस वक्त भी बयान थे, आज भी एक एक चीज़ पे बयान पे जवाब दिए जा रहे हैं। जैसे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये और वो पे भारत खूब अमेरिका की क्लास ले रहा है। अजीज़ दोस्तों, भारत की इस एग्रेसिव पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ने पूरी दुनिया में भारत का कद बहुत बढ़ा दिया है और आज पूरी दुनिया भारत की बात को वैल्यू देती है। अदरवाइज़ आप मुझे ये बताएं कि इसी दुनिया में आप रहते थे, आपने कभी सुना है कि भारत की बातों को सीरियसली लिया जाता हो या कभी किसी इंटरनेशनल इशू पे भारत ने कोई बयान दिया हो?
भारत एक डिफेंसिव पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी चलाता था, आज भारत एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चलाता है। और इसका सेहरा ऑफ कोर्स जयशंकर जी लीडर हैं फॉरेन डिपार्टमेंट के और एक्सटर्नल अफेयर्स को लीड कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ ए बीजेपी पॉलिसी जिसको वो टो कर रहे हैं। आन जहानी सुषमा स्वराज जी ने ये लेगेसी शुरू की थी और इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं जयशंकर जी, जो कि काफ़ी एग्रेसिव भारत की पॉलिसी को आगे लेके चल रहे हैं। वरना एक वक्त था इसी भारत में टेररिस्टों को प्लेटफॉर्म मुहैया किए जाते थे, माने हुए टेररिस्ट जिन्होंने ओपनली कश्मीर में सिविलियंस और फौजियों को मारा, जिन्होंने ओपनली एडवोकेसी की, वायोलेंस की, कश्मीर की आज़ादी की बात की। वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मुलाकातें करते थे, उनको नेशनल टीवी पे डिबेट के लिए बुलाया जाता था। आज वही टेररिस्ट अंदर हैं और जेलों में बैठे हैं। आज कश्मीर का जो टेररिज्म होता था उसको उनको जवाब देना पड़ रहा है अदालतों में, उनको सज़ाएं हो रही हैं। आज कश्मीर में सुकून आ गया है, प्रोस्पेरिटी आ गई है। कम से कम आप इस चीज़ का क्रेडिट तो इस सरकार को देंगे, वरना ये है कि और क्यों कांग्रेस कभी ये चीज़ नहीं कर सकी। अब आजकल एक राजीव गांधी जी की वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने वादा किया था कि मैं अगले 5 साल में भारत के हर घर में पानी पहुंचा दूंगा। वो तो नहीं रहे, लेकिन उनकी बीवी 10 साल इस देश पे रूल करती रही हैं, उनकी बीवी और बेटा। मनमोहन सिंह तो मतलब पपिट थे ना, जिस तरह आज शहबाज शरीफ पाकिस्तान में पपिट हैं आसिम मुनीर के, इस तरह मनमोहन सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पपिट थे। तो उस वक्त उन्होंने 10 साल में पानी पहुंचाया, लेकिन इस सरकार ने गैस भी पहुंचाई, पानी भी पहुंचाया और बहुत कुछ पहुंचा रही है। पब्लिक को उनके घर के दरवाजे पे सहूलतें मिल रही हैं। इसलिए वोट डालिए और वोट ज़रूर सोच समझ के डालिएगा। ये देखिएगा कि आपके प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व कर सकता है। ये देखिएगा कि CEO JP मॉर्गन कह रहे हैं कि मोदी ने एक अनबिलीवेबल काम किया है। Modi has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. When we go lecture Modi about, when they want trade with us, but we lecture literally. And I go to these countries soon after a lot of our government officials there. It's like we're fantasizing about, climate, labor, and how we think they should be running their country. He has 400 million people without toilets. Really? And we're lecturing them how to do things. They put in this unbelievable, every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. But I think you have to be tough to break that down, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that. But they all had completely different, it's almost like Europe, they're completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around. And we need a little bit more of that here. देखिए, आंकड़े बहुत ज़रूरी होते हैं। कांग्रेस और ये और वो जो कर रहे हैं ना, वो डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो कास्ट सेंसस और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि मुसलमानों में भी तो शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, बरेलवी, पता नहीं क्या क्या कास्ट हैं, उनके सेंसस की बात क्यों नहीं करते? जब आप डिवीजन ऑफ वेल्थ की बात करते, कहते हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं, तो फिर वो राहुल गांधी स्टेज पे खड़े होकर बकवास क्यों करते हैं कि हम एक सर्वे करेंगे और इसके बाद जिसका जो हक है उसको देंगे? तो मुसलमानों का तो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ,
जिसके तहत आप मुसलमानों की इनहेरिटेंस पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुओं के ऊपर आपका सारा जोर चलता है। जैसे आप हिंदू मंदिरों से पैसे ले जा रहे हैं, इसी तरह आप मुसलमानों के मज़ारों और मस्जिदों से तो पैसे नहीं ले रहे। तो यह है कि क्या उनके पास पैसे नहीं है? उनके पास बोरे भर भर के पैसे निकलते हैं। इतना पैसा है, इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। वक्फ बोर्ड इतना बड़ा दरिंदा बना हुआ है, उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन सारा जोर हिंदुओं पे चल रहा है। उसमें कास्ट सिस्टम, हालांकि मुसलमानों के शिया सुन्नी वहाँ भी एक दूसरे को काफिर कहते हैं, दुश्मन है, लेकिन हिंदुओं के तो कास्ट को एक दूसरे को काफिर या ऐसा चीज़ तो नहीं कर रहा। और कोई ना वायोलेंस है सच है ना कुछ है। छोटे मोटे वाक़यात अगर 100 करोड़ हिंदुओं के दरमियान को होते हैं तो इट्स नथिंग। आप ये देखें कि दुनिया भर के मुसलमानों को कैलकुलेट करें तो कितने इनके ऊपर इनके आपस में वायोलेंस हैं, सब कुछ है। तो ये है कि डिविजिव पॉलिटिक्स जो कर रहा है उसको आपने समझना होगा कि उसके पीछे मकसद क्या है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।